नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास बल्कि कहूंगी ऐतिहासिक यात्रा पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। नंदा देवी राजजात। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं, कुछ लेख, कुछ पुराने विवरण जो इस यात्रा के रास्ते, इसके मायने और इसके अनोखेपन पर काफी कुछ बताते हैं। जी। हमारा मकसद है उत्तराखंड की इस शानदार सांस्कृतिक विरासत को समझना कि ये यात्रा आखिर है क्या, क्यों होती है, और जैसा कि स्रोत बताते हैं इसका रास्ता कितना मुश्किल है पर साथ ही आस्था और विश्वास से कितना भरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। इसे दुनिया की सबसे लंबी पैदल तीर्थ यात्राओं में गिना जाता है। सोचिए, करीब 280 किलोमीटर। जी हाँ, 280 किलोमीटर्स। वो भी पैदल, घने जंगलों से, पथरीले रास्तों से, बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए। कमाल है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है जैसा आपने कहा। उत्तराखंड में जात का मतलब ही होता है देव यात्रा, मतलब देवताओं की यात्रा। अच्छा। तो नंदा राज जात का अर्थ हुआ देवी राज राजेश्वरी नंदा की यात्रा। हाँ। ये देवभूमि में इंसानों और उनके इष्ट देवताओं के बीच के जो गहरे रिश्ते हैं ना, हाँ। उसको दर्शाती है। हाँ। और साथ ही ये पहाड़ के कठिन जीवन और प्रकृति के साथ उनके तालमेल का भी प्रतीक है। स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। कुछ अनुमान इसे 7वीं सदी के आसपास का मानते हैं। 7वीं सदी? जी, जब आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे। हाँ। हालांकि ये यात्रा शायद उससे भी पुरानी हो, पर उस दौर से जुड़ी हुई जरूर लगती है। ये दिलचस्प है कि नंदा देवी से जुड़ी दो तरह की जात यात्राएं होती हैं। जी। एक तो है सालाना छोटी जात, है ना? जी, छोटी जात हर साल होती है। हाँ, वो हर साल होती है। जी। और रास्ता भी छोटा है। जी। जैसे करूड़ से वेदिनी कुंड तक। बिल्कुल। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बड़ी राज जात की। हाँ। ये तो हर 12 साल या कभी-कभी उससे भी ज्यादा समय बाद होती है। हाँ, अंतराल लंबा होता है। इसे कहते हैं मां नंदा को उनके मायके से ससुराल यानी कैलाश पर्वत भेजने की यात्रा। एकदम सही, यही मुख्य मान्यता है। इसके पीछे एक लोक मान्यता भी है, बड़ी रोचक। कहते हैं कि मां नंदा एक बार अपने मायके आईं। हाँ, चमोली के पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र में। हाँ, और फिर किसी वजह से 12 साल तक अपने ससुराल मतलब कैलाश नहीं लौट पाईं। जी। बाद में उन्हें पूरे आदर सत्कार और धूमधाम से विदा किया गया। तो ये राजात उसी विदाई का अनुष्ठान है। बिल्कुल उसी विदाई की याद में, उसी परंपरा को निभाते हुए। ठीक है, तो चलिए इस असाधारण यात्रा के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र कैसे है? जरूर। यात्रा की जो औपचारिक शुरुआत है वो चमोली के नौटी गांव से होती है। ये राज पुरोहितों का गांव माना जाता है। हाँ, नौटी से। लेकिन सिर्फ यहीं से नहीं, करोड़ मंदिर जैसे और भी खास जगहों से देवी की डोलियां निकलती हैं। हाँ, कई जगहों से। ये डोली मतलब देवी की सजी हुई पालकी, और छतौली वो पवित्र छत्र, है ना? जी, देवी की उपस्थिति के प्रतीक। और कई गांवों से ये डोलियां और छतौलियां धीरे धीरे मुख्य यात्रा में जुड़ती जाती हैं। हाँ, और ये सिर्फ गढ़वाल तक ही नहीं है सीमित। नहीं, कुमाऊं क्षेत्र से भी, जैसे अल्मोड़ा, नैनीताल, वहां से भी नंदा देवी की डोलियां और प्रतीक चिन्ह नंदकेशरी नाम की जगह पर आकर इस मुख्य राजजात यात्रा में शामिल होते हैं। अच्छा, नंदकेशरी में? हाँ, ये दिखाता है कि यात्रा कितनी बड़ी है और कैसे ये गढ़वाल कुमाऊं की साझा सांस्कृतिक विरासत है। इस यात्रा का एक सबसे अनोखा और कह सकते हैं रहस्यमयी पहलू है चौसिंग्या अखाड़ू, मतलब 4 सींगों वाला भेड़ा। इसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, ये बहुत खास है। चौसिंग्या खाड़ू, इसे मां नंदा का साक्षात प्रतीक और यात्री माना जाता है। देवी का प्रतीक? जी। मान्यता है कि यात्रा से कुछ समय पहले ही ये चौसिंग्या खाड़ू बिल्कुल खास लक्षणों वाला उसी इलाके में कहीं जन्म ले लेता है। अपने आप? हाँ, किसी दैवीय प्रेरणा से उसकी पहचान होती है। फिर श्रद्धालु उसकी पीठ पर रखे दोहरे थैलों में देवी के लिए श्रृंगार का सामान, गहने, अपनी मन्नतें वो सब रखते हैं। अच्छा। और ये खाड़ू पूरी यात्रा में सबसे आगे चलता है, एक तरह से नेतृत्व करता है। अद्भुत। तो ये पूरी 280 किलोमीटर की यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती है। चलिए इसके कुछ मुख्य पड़ावों पर नजर डालते हैं जो स्रोतों में बताए गए हैं। जी। अब देखिए 20 से ज्यादा पड़ाव होते हैं तो हर एक गांव का जिक्र तो मुश्किल है, लेकिन कुछ खास जगहों की बात जरूर करेंगे। हाँ, बिल्कुल। शुरुआती जो चरण है वो गढ़वाल के निचले इलाकों से गुजरता है। नौटी से विदाई के बाद यात्रा कांसुआ जैसे ऐतिहासिक गांवों से होते हुए आगे बढ़ती है। कांसुआ, ये राजवंशियों का मूल गांव? हाँ, वही। इन शुरुआती दिनों में बड़ा उत्सव का माहौल रहता है। कई और डोलियां शामिल होती हैं और जगह जगह भव्य स्वागत होता है। ये दिखाता है कि कैसे पूरा समुदाय इस यात्रा से जुड़ा है।
फिर आता है नंदकेशरी। आपने बताया कि ये महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्यों खास है ये? नंदकेशरी इसलिए खास है क्योंकि यहीं पर पिंडर नदी के किनारे गढ़वाल और कुमाऊं की नंदा देवी परंपराएं मिलती हैं। अच्छा, संगम होता है यहाँ। जी, अल्मोड़ा और डंगोली जो कुमाऊं में है, वहां से आई डोलियां और प्रतीक यहीं मुख्य राजजात में मिलते हैं। और यहीं पर कुरूड़ की राजराजेश्वरी नंदा की सोने की प्रतिमा वाली मुख्य डोली के दर्शन भी होते हैं। ये एक तरह से यात्रा का मध्य बिंदु जैसा है। और यहाँ से आगे का सफर और कठिन होता जाता होगा। हाँ, यहाँ से अब यात्रा ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगती है। अच्छा। रास्ते में मुंदोली जैसे गांव आते हैं जो सड़क मार्ग के आखिरी पड़ाव हैं। यहाँ से आगे फिर असली पैदल यात्रा शुरू होती है, यानी गाड़ियां यहीं तक। जी। फिर फल्दिया गांव, पिलफाड़ा जैसे पड़ाव आते हैं जहां स्थानीय मेले लगते हैं और लोक कथाएं जीवंत होती हैं, जैसे वो पिलवा दैत्य के वध की कहानी है। हाँ, सुना है। तो माहौल में भक्ति और उत्साह दोनों घुल मिल जाते हैं। और फिर आता है वाण गांव। वाण या बाण, इसके बारे में भी सुना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वाण या बाण ये यात्रा मार्ग का आखिरी गांव है। यहाँ का लाटू देवता मंदिर बहुत खास है। लाटू देवता? जी, उनके मंदिर के कपाट यात्रा के दौरान ही खुलते हैं और स्रोत बताते हैं कि वाण में लगभग 200 देवी देवताओं की डोलियों और प्रतीकों का मिलन होता है। 200? हाँ। सोचिए, बद्रीनाथ से लेकर स्थानीय यक्ष और ग्राम देवताओं तक सब यहाँ मां नंदा को विदा करने पहुँचते हैं। अविश्वसनीय। यहीं से प्रसिद्ध लाटू देवता, जिन्हें नंदा देवी का भाई या क्षेत्रपाल मानते हैं, और वो चौसिंगिया खाड़ू, ये दोनों यात्रा की अगुवाई करते हैं। अच्छा, तो लीडरशिप अब इनके हाथ में है। बिल्कुल। यहाँ से आगे फिर घने जंगल और खड़ी चढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। मतलब वाण के बाद असली चुनौती। बिल्कुल। वाण के बाद रिंकी धार जैसी जगहें आती हैं जहाँ कहते हैं देवी ने आखिरी दैत्य का संहार किया था। फिर केलगंगा नदी में स्नान होता है। अब रास्ता घने जंगलों से गुजरता है और गरोली पातल जैसे पड़ावों पर रात बितानी पड़ती है। फिर आती है बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल, इसके बारे में तो बहुत सुना है। ये बुग्याल क्या होता है ठीक से? बुग्याल मतलब ऊंचाई पर घास का बहुत बड़ा मैदान, अल्पाइन मेडोस कह सकते हैं। अच्छा, घास का मैदान। हाँ, बेदनी बुग्याल उत्तराखंड के सबसे बड़े और खूबसूरत बुग्यालों में से एक है। दूर दूर तक मखमली घास फैली होती है। वाह। और सामने त्रिशूल और नंदा घूंटी जैसी बर्फीली चोटियों का नजारा होता है। बहुत सुंदर। क्या नजारा होगा। यहाँ भी एक छोटा नंदा मंदिर है और वैतरणी कुंड है जहाँ स्नान और पितरों को तर्पण देने की परंपरा है। यहाँ का माहौल एकदम अलौकिक होता है। बेदनी के बाद तो रास्ता और भी कठिन हो जाता होगा, वो पातर नचौड़ियाँ और फिर रूपकुंड। हाँ, बेदनी से आगे पातर नचौड़ियाँ पड़ता है। इसके नाम के पीछे भी कहानी है। क्या कहानी है? कहते हैं कन्नौज के राजा थे जसधवल। उन्होंने यहाँ नाच गाना करवाया था जिससे देवी नाराज हो गई और वो नर्तकियां पत्थर बन गई, ऐसा मानते हैं। अच्छा। फिर आती है कैलुआ विनायक की खड़ी चढ़ाई। यहाँ गणेश जी की एक विशाल पत्थर की मूर्ति है। और उसके बाद आता है रहस्यमयी रूपकुंड। रूपकुंड, वही झील जहाँ वो इंसानी कंकाल मिलते हैं? स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? जी हाँ, वही। लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह बर्फीली झील है और आज भी वहां बड़ी संख्या में मानव हड्डियां और कंकाल बिखरे मिलते हैं। ये कैसे हुआ? स्रोत बताते हैं कि ये शायद 14वीं सदी के राजा जसधवल और उनके दल के अवशेष हैं। हो सकता है खराब मौसम या किसी महामारी का शिकार हुए होंगे। ठीक कहना मुश्किल है। ये जगह बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ ब्रह्म कमल जैसे फूल खिले रहते हैं, लेकिन ये यात्रा की कठिनाई और प्रकृति की ताकत का एहसास भी कराती है। रूपकुंड से भी आगे जाना होता है, मतलब ये एंड नहीं है? नहीं, अभी और चढ़ाई बाकी है। रूपकुंड के बाद आती है जुरांगली धार। ये करीब 1750 फीट पर है। 17,500 फीट? जी, ये इस यात्रा का सबसे ऊंचा और कठिन दर्रा है। इसे पार करके यात्री शिला समुद्र पहुंचते हैं। शिला समुद्र, पत्थरों का समुद्र। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पत्थरों और ग्लेशियर का एक वीरान सा इलाका है। यहाँ रात का पड़ाव होता है। ये पूरा रास्ता आप कह सकती हैं शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की असली परीक्षा लेता है। यकीनन। और फिर आता है अंतिम पड़ाव, होमकुंड। बिल्कुल। शिला समुद्र से अगले दिन यात्री होमकुंड पहुंचते हैं। ये यात्रा का आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष है, कह सकते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ एक पवित्र कुंड है जहाँ यज्ञ किया जाता है। देवी देवताओं और उस चौसिंगिया खाड़ू की विशेष पूजा होती है। अच्छा। माई के क्षेत्र से, मतलब नौटे की तरफ से जो भी छतोलियां आई थीं, वो सब यहीं विसर्जित कर दी जाती हैं। और फिर?
और फिर उस चौसिंग्या खाड़ू को जिसने पूरी यात्रा में देवी के प्रतीक और भक्तों की भेंट को अपनी पीठ पर ढोया, हाँ, उसे आगे अनंत कैलाश की ओर विदा कर दिया जाता है। विदा कर दिया जाता है, मतलब उसे अकेला छोड़ देते हैं। हाँ, उसे सजा धजा कर उसकी पूजा करके उसे आगे भेज दिया जाता है। लोक मान्यता है कि वो खाड़ू फिर किसी को दिखाई नहीं देता, कहीं खो जाता है। मानते हैं कि वो सीधा देवी के क्षेत्र यानी कैलाश में प्रवेश कर जाता है। स्रोत बताते हैं कि ये विदाई का क्षण बहुत भावुक होता है। यात्रियों की आंखों में आंसू होते हैं। कहते हैं कि उस मेढ़े की आंखों से भी आंसू बहते हैं। ये समर्पण और आस्था का चरम बिंदु है। ये तो सच में अविश्वसनीय लगता है। होमकुंड में ये सब होने के बाद यात्रा समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से हाँ, यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाता है, लेकिन शारीरिक यात्रा अभी बाकी है। वापसी भी है? जी हाँ, होमकुंड से यात्री दल वापस लौटता है। रास्ते में चंदेनिया घाट, फिर सुतोल गांव आता है। सुतोल में कुमाऊं और बधान क्षेत्र की डोलियां और देवता विदा लेते हैं। अच्छा, सब अपने अपने घर। हाँ, फिर घाट पहुंचते हैं और वहां से गाड़ी पकड़कर नंदप्रयाग कर्णप्रयाग होते हुए वापस नौटी गांव पहुंचते हैं, जहां से शुरू हुई थी। जी, जहां राजपुरोहित सबको आशीर्वाद देके विदा करते हैं। इस तरह ये पूरा यात्रा चक्र पूर्ण होता है। वाकई ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं लगती, ये तो संस्कृति, इतिहास, रोमांच, प्रकृति और गहरी आस्था का एक महाकाव्य जैसा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये यात्रा पहाड़ी जीवन शैली, उनकी सामाजिक संरचना, उनकी कला, जैसे वो जागर गायन, जोड़ा गीत वगैरह, हाँ बिल्कुल, उनकी अटूट भक्ति और प्रकृति के साथ उनके गहरे जटिल रिश्ते का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ज्ञान, परंपराओं और विश्वास का अद्भुत संगम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 280 किलोमीटर का सफर सिर्फ चलना भर नहीं है, ये उस समुदाय की पहचान, उनके विश्वास और देवी के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। निश्चित रूप से। हर पड़ाव, हर रस्म, हर कहानी इसे दुनिया की बाकी यात्राओं से एकदम अलग बनाती है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो आज हमने स्रोतों के आधार पर नंदा देवी राजजात के कई पहलुओं पर बात की। हमने इसकी ऐतिहासिक जड़ों को टटोला, इसकी दोहरी प्रकृति, सालाना और 12 वर्षीय को समझा, जी। इसके विशाल पैमाने और चुनौतीपूर्ण रास्ते के कुछ मुख्य पड़ावों जैसे नंदकेश्वरी, वाण, बेदनी, वो रहस्यमयी रूपकुंड और आखिर में होमकुंड, इनको जाना। हाँ, और चौसिंग्या खाड़ू? हाँ, चौसिंग्या खाड़ू के अनोखे महत्व और होमकुंड में उसकी वो रहस्यमयी विदाई पर भी चर्चा की। अंतिम विचार के तौर पर मैं यही कहूंगा कि ये यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं की साझा संस्कृति, उनके मौखिक इतिहास और उस हिमालयी भूभाग से जुड़ी गहरी पारिस्थितिकी चेतना का एक जीवंत भंडार है। ये सिर्फ अतीत का कोई अवशेष नहीं है, बल्कि आज भी जीवंत एक परंपरा है जो लोगों को प्रकृति और परमात्मा से जोड़ती है। ये एक पूरी सभ्यता का उत्सव है असल में। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो चौसिंग्या खाड़ू होमकुंड के बाद कैलाश की ओर बढ़ता है और फिर अदृश्य हो जाता है। हाँ, ये रहस्य है। आस्था और रहस्य के इस अनोखे संगम पर जरा सोचिए। हजारों साल पुरानी इंसानी परंपराओं, विशाल और दुर्गम हिमालय के परिदृश्य और उस अटूट विश्वास की शक्ति के बीच आखिर क्या गहरा नाता हो सकता है? वो कौन सी शक्ति है जो आज भी लोगों को ऐसी असाधारण और कठिन यात्रा करने की प्रेरणा देती है?